आज की कहानी यूके के एक ऐसे खतरनाक गैंग के बारे में है जिसने 19 जून सन 2003 को एक ऐसा खतरनाक जुर्म अंजाम दिया जिसने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया। देखने में तो ये सभी इंसानों की तरह लगते थे, मगर एक जुर्म को अंजाम देने में उन्होंने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। इनमें से एक क्रिमिनल को पकड़ने में पुलिस को लगभग 16 साल लग गए। ये केस ब्रिटिश इतिहास के पन्नों में आज भी दर्ज है, जिसने पूरे यूके को हिलाकर रख दिया था। एक फैमिली ने अपनी आंखों के सामने वो नज़ारा देखा जिसे वो कभी भुला नहीं पाए। कहानी की शुरुआत एंड्रू लैम नाम के एक शख्स से होती है, जो एक कामयाब इंग्लिश बिजनेसमैन के तौर पर जाना जाता था और वो माल्टा में एक लग्जरियस और आलीशान जिंदगी जी रहा था। सभी की नज़रों में वो एक अमीर बिजनेसमैन था, मगर असल जिंदगी में वो अपने अंदर एक खौफनाक राज छुपाए हुए था। कोई नहीं जानता था कि उसका असली नाम क्रिस्टोफर गेस्टमोर है, जो ब्रिटिश इतिहास के सबसे बेरहम और घिनौने क्राइम में शामिल था। क्रिस्टोफर शुरुआत से ही अमीरी में पला बढ़ा था और 16 साल का होते होते उसने अपना स्कूल छोड़ दिया और फैमिली बिजनेस संभाल लिया। मगर ये कोई आम बिजनेस नहीं था। क्रिस्टोफर की फैमिली गवर्नमेंट के लिए इंटेलिजेंस इकट्ठा करने और लोगों पर नजर रखने का काम करती थी। आगे चलकर क्रिस्टोफर ने भी इस काम में बहुत कामयाबी हासिल की और वो एक सक्सेसफुल अंडरकवर रिपोर्टर बन गया। आगे चलकर वो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग्स की भी जासूसी करने लगा, जिसमें वो BBC और चैनल 4 जैसे न्यूज चैनल्स के लिए काम करने लगा। सभी को लग रहा था कि क्रिस्टोफर का फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है और वो टेलीविजन की दुनिया का एक बड़ा नाम बनेगा। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसकी किस्मत ने एक मोड़ तब लिया जब उसकी मुलाकात मैनचेस्टर के सबसे खतरनाक गैंगस्टर जॉन विल्सन से हुई, जो अपने खून खराबे के लिए पूरे यूके में मशहूर था। क्योंकि क्रिस्टोफर एक अंडरकवर रिपोर्टर था और जॉन विल्सन एक क्रिमिनल, इसलिए धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती बढ़ती चली गई और यहीं से विल्सन उसे क्राइम की दुनिया में धकेल देता है, जहां उसने रोंगटे खड़े कर देने वाले क्राइम अंजाम दिए। जॉन विल्सन के साथ एक और शख्स काम कर रहा था जिसका नाम था ब्रायन वॉटर्स। ये एक 44 साल का आदमी था जो अपने फार्म हाउस पर गांजे के पौधे उगाता था। इस काम में उसका बेटा और बेटी भी साथ देते थे। एक सोलोमन रैक्स नाम का शख्स था जो इस पूरे फार्म हाउस की देखरेख करता था। हालांकि ब्रायन विल्सन के लिए काम तो कर रहा था, मगर इस फार्म हाउस के बारे में उसने विल्सन को कभी नहीं बताया था। यहां से वो हर महीने लगभग 3000 पाउंड कमा रहा था, क्योंकि ब्रायन के नेदरलैंड्स में कॉन्टैक्ट्स थे। इसीलिए वो विल्सन और अपने दूसरे कॉन्टैक्ट्स के बीच डील करवाता था और ब्रोकर के तौर पर काम करता था। सन 1999 में एक ट्रिप के दौरान जब वो हॉलैंड से यूके वापस लौट रहा था, तब ब्रायन को एक पोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। उस वक्त उसके पास लगभग 20,000 पाउंड कैश था। ये कैश जॉन विल्सन का था, जो इलीगल ड्रग्स की डीलिंग से कमाया गया था। मगर जब पुलिस ने ब्रायन से इस कैश के बारे में पूछा तो उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया और पुलिस ने कैश जब्त कर लिया। 20,000 पाउंड के नुकसान के बाद भी ब्रायन और विल्सन साथ काम करते रहे। सन 2002 आते आते ब्रायन अब विल्सन के लिए अलग अलग ड्रग्स की डीलिंग कर रहा था। इसी साल क्रिसमस के दौरान ब्रायन को लूट लिया गया, जिसमें फिर से उसे विल्सन के पैसे गंवाने पड़े और अब वो विल्सन के कई हजार पाउंड का कर्जदार हो चुका था। इस बार विल्सन का गुस्सा 7वें आसमान पर था और यहीं से एंट्री होती है क्रिस्टोफर गेस्टमोर की। क्योंकि क्रिस्टोफर का काम ही अंडरकवर जासूसी और सर्वेलेंस का था, इसलिए विल्सन उससे कहता है कि वो ब्रायन और उसकी फैमिली पर खामोशी से नजर रखे। क्रिस्टोफर अब ब्रायन के बेटे गैविन पर नजर रखने लगता है। एक दिन वो उसके पीछे पीछे उस फार्म हाउस तक पहुंच गया जहां वो लोग छुपकर गांजा उगाते थे। क्रिस्टोफर फार्म हाउस के बाहर छुपकर खड़ा हो गया। जैसे ही गैविन वहां से निकला, क्रिस्टोफर अंदर चला गया। इस सीक्रेट फार्म हाउस के बारे में पता चलते ही क्रिस्टोफर ने यह खबर विल्सन को दे दी। ये सुनते ही विल्सन के सर पर खून सवार हो गया। उसे लगा कि ब्रायन उसकी पीठ पीछे गांजा उगाकर बेच रहा है और धोखा दे रहा है। विल्सन को अब ये भी लगने लगा कि ब्रायन न पकड़ा गया था, न लूटा गया था, बल्कि उसने धोखे से सारे पैसे चुरा लिए। फिर उसने अपनी गैंग से वो करने को कहा जिसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। विल्सन ने गैंग से कहा कि वो ब्रायन के फार्म हाउस पर जाकर गांजे के पौधे लूट लें और पूरा फार्म हाउस तहस नहस कर दें। इस गैंग में क्रिस्टोफर, जेम्स रेवन और ओटिस मैथ्यूज शामिल थे। जेम्स रेवन वो शख्स था जो अपने काम को किसी भी कीमत पर पूरा करने के लिए मशहूर था। उसके पूरे बदन पर टैटू थे, जिनमें एक टैटू मैनिक यानी पागल था। तीसरा मेंबर ओटिस मैथ्यूज विल्सन का राइट हैंड था और बहुत ज्यादा वायलेंस के लिए जाना जाता था। चौथा मेंबर डेविड मोरान था, मगर उसका इस क्राइम में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन इसी की वजह से पूरा केस सुलझा। विल्सन इन चारों को ब्रायन के फार्म हाउस पर भेज देता है। जब वो वहां पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। उन्होंने सारे गांजे के पौधे और इक्विपमेंट एक वैन में लोड कर लिए और वैन को दूसरी लोकेशन पर ले गए। मगर उनका काम यहीं खत्म नहीं हुआ था। वैन छोड़कर वो दोबारा फार्म हाउस लौटे ताकि ब्रायन को मैसेज दे सकें। इसी दौरान फार्म हाउस की देखरेख करने वाला सोलोमन रैक्स वहां पहुंच गया। उसे पौधों को पानी डालना था।
वो बिल्कुल बेखबर था कि आगे खतरा उसका इंतजार कर रहा है। फार्म हाउस में घुसते ही विल्सन के आदमी उस पर टूट पड़े। लगातार मुक्के लातें चलती रहीं। सॉलोमन घबरा गया, उसके चेहरे से खून बहने लगा। फिर उन्होंने उससे पैसे मांगे। सॉलोमन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तीनों ने उसे रस्सी से बांधकर उल्टा लटका दिया और सर गंदे पानी के ड्रम में डुबोने लगे। बार बार डुबोते और निकालते, साथ में सवाल पूछते। सॉलोमन बस एक ही बात दोहरा रहा था कि उसे कुछ नहीं पता। फिर उसे कुर्सी पर बिठाकर इलेक्ट्रिक शॉक दिए। एक मेंबर ने उसके बदन पर एसिड डाल दिया। सॉलोमन चीखने लगा। फिर भी जब दिल नहीं भरा तो उन्होंने उसके सर पर तकिया रखकर आग लगा दी। गर्दन और कंधे बुरी तरह जल गए। इसके बाद स्टेपलर गन निकाली और उसके सर पीठ में स्टेपल ठोंकने लगे। ये टॉर्चर करीब 1 घंटे चला, मगर सॉलोमन अभी भी जिंदा था। इसी दौरान ब्रायन, इस बात से अनजान कि अंदर क्या हो रहा है, फार्म हाउस में घुस गया। उस पर भी वैसा ही हमला हुआ। उसे भी पीटा, बांधा, गंदे पानी में डुबोया। डरा सहमा सॉलोमन सब अपनी आंखों से देख रहा था। मगर इस बार गैंग ने हद पार कर दी। एक मेंबर लोहे की रॉड लाया और ब्रायन के पीछे से इतनी जोर से अंदर ठोकी कि उसके इंटरनल ऑर्गन्स पंचर हो गए। थोड़ी देर में ब्रायन के दोनों बच्चे भी पहुंच गए, माइनस बेटा गैविन 25 साल और बेटी नैटली 21 साल। दोनों को पकड़कर उसी कमरे में लाया गया। गैविन को बेरहमी से पीटा। ब्रायन से कहा कि पैसे दे दो वरना बच्चों को मार देंगे। गैविन के गले में रस्सी डाली और खींचकर हवा में लटका दिया। नैटली के हाथ बांधकर उसे ब्रायन के पास बिठाया और उसके मुंह में गुण ठोककर पैसे मांगे। ब्रायन ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं है। फिर कुर्सी नैटली की तरफ घुमाई ताकि ब्रायन उसे देख सके। एक मेंबर ने छुरी से नैटली का टॉप फाड़ दिया और कहा, 20,000 पाउंड दे दो। ब्रायन की एसिड से जली त्वचा पर जलता कपड़ा रखा। स्टेपलर गन से सर और पीठ में छेद किए। ये सब गैविन और नैटली अपनी आंखों से देख रहे थे। 3 घंटे के इस टॉर्चर को ब्रायन बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने दम तोड़ दिया। ब्रायन के मरने के बाद भी गैंग की हैवानियत नहीं रुकी। वो ब्रायन की कार लेकर उसके घर गए, जहां उसकी बीवी जूली थी। पैसे न मिलने पर जूली को भी उठाकर फार्म हाउस ले आए। इधर चौथा मेंबर डेविड मोरान बाहर निगरानी कर रहा था। तभी विल्सन का कॉल आया। विल्सन ने कहा, माइनस पुलिस को कॉल करो और बता दो कि फार्म हाउस में हमला हो रहा है। ये बहुत हैरान करने वाला था, क्योंकि खुद विल्सन ने ही गैंग भेजी थी। आज तक पता नहीं चला कि उसने ऐसा क्यों किया। डेविड ने पुलिस को कॉल की और कहा कि वो नॉर्थ की तरफ जा रहा था। दाहिनी तरफ फार्म हाउस में 3 आदमी किसी को पीट रहे हैं। लोकेशन बताई, जंक्शन 18 के पास 200 यार्ड्स दाहिनी तरफ। कहा कि 10 मिनट पहले देखा। कॉल कट गई। तीनों गैंग मेंबर जूली को लेकर फार्म हाउस पहुंचे ही थे कि पुलिस आ गई। भागने की कोशिश की, मगर जेम्स रेवन पकड़ा गया। ओटिस और क्रिस्टोफर भाग निकले। पुलिस ने फार्म हाउस का मुआयना किया तो रूह कांप गई। ब्रायन मर चुका था। नैटली, गैविन और सॉलोमन जिंदा थे, मगर हालत इतनी खराब कि बोल नहीं सकते थे। ब्रायन की ऑटोप्सी रिपोर्ट आई तो पुलिस के रोंगटे खड़े हो गए। शरीर पर 100 से ज्यादा घाव, इंटरनल ऑर्गन्स पंचर, पसलियां टूटी, दिमाग में ब्लीडिंग, लंग्स फटे हुए। पुलिस को खाने के रैपर्स, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स, सिगरेट फिल्टर्स और एक प्लास्टिक बैग में ह्यूमन टॉयलेट मिला। फोरेंसिक में टॉयलेट और बॉटल्स फिल्टर्स पर क्रिस्टोफर गेस्टमो का डीएनए मैच हुआ। इसके बाद ओटिस, विल्सन और डेविड मोरान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। डेविड ने सजा बचाने के लिए पूरी डिटेल पुलिस को बता दी। क्रिस्टोफर देश छोड़कर भाग चुका था। सीसीटीवी में वो लिवरपूल के जॉन लेनन एयरपोर्ट पर दिखा और फिर माल्टा भाग गया। उसके माँ बाप ने मदद की, इसलिए उन्हें 9 महीने की सजा हुई। 2003 से 2007 तक विल्सन, जेम्स रेवन और ओटिस का ट्रायल चला। तीनों को सजा हुई, माइनस विल्सन और रेवन को 24-24 साल, ओटिस को 22 साल। डेविड को सिर्फ 21 महीने, क्योंकि वो विटनेस बन गया। क्रिस्टोफर 16 साल तक अलग अलग नामों से भागता रहा। आखिरकार माल्टा में एंड्रू लैम बनकर सेटल हो गया। वहां उसने आलीशान घर, पॉश कार और लग्जरी यॉट कैप्टन की नौकरी कर रखी थी। सब उसे सक्सेसफुल ब्रिटिश बिजनेसमैन मानते थे। उसे लगा कि वो बच गया, मगर मई 2019 में उसका नाम यूरोप की मोस्ट वांटेड लिस्ट में आ गया। 1 महीने बाद पकड़ा गया। एक्सट्रेडिशन के वक्त वो बार बार यही कहता रहा कि वो एंड्रू लैम है, क्रिस्टोफर नहीं। फिर भी उसे यूके लाया गया। मार्च 2021 में चेस्टर क्राउन कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ। क्रिस्टोफर ने मर्डर में इन्वॉल्वमेंट से इनकार किया। शुरू में शांत रहा, मगर प्रोसिक्यूशन के सवालों पर घबरा गया और विरोधाभासी बयान दिए। एक दोस्त स्टीफन हेज ने झूठी गवाही दी कि मर्डर वाले दिन क्रिस्टोफर उसके साथ था। ट्रायल नवंबर तक टल गया। रीट्रायल में सारे पुराने सबूत पेश हुए, माइनस सीसीटीवी, डीएनए, कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स, सिगरेट फिल्टर्स। आखिरकार 18 साल बाद क्रिस्टोफर को भी गिल्टी ठहराया गया और 24 साल की सजा हुई।
बाद में खुलासा हुआ कि क्रिस्टोफर और जेम्स दोनों बीबीसी के लिए अंडरकवर क्राइम रिपोर्टर थे। बीबीसी को पता था, फिर भी उन्हें रखा हुआ था। ये केस ब्रिटेन के इतिहास का सबसे खौफनाक क्राइम बन गया। ब्रायन की फैमिली सोलोमन रैक्स, जूली, गैविन और नैटली आज तक उस हैवानियत को नहीं भुला पाए। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली कहानियां अभी बाकी हैं। ऐसे ही अनोखे किस्से चाहते हो तो द यूनिक को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।